Hello everyone. Today is 20th April 2020 and my topic today is input tax credit. Input tax credit is very important topic under GST Act. It is important for exam point of view as well as in journal. In journal it is also important. इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिकली होता क्या है? जब भी कभी आप सामान खरीदते हो मार्केट से तो आप सामान परचेज करते हो, तो अगर कोई रजिस्टर्ड बंदा है, अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर है जीएसटी के अंदर, तो वो अगर सामान परचेज करेगा तो परचेज पे वो टैक्स पे करके आएगा उस शॉपकीपर को। और अगर वो सामान वो सेल कर देता है तो सेल पे वो आगे से टैक्स कलेक्ट करेगा कस्टमर से। जो सेल पे टैक्स उसने कस्टमर से कलेक्ट करा और जो परचेज पे करा है, परचेज वाला उसको क्रेडिट मिल जाएगा ताकि उसको डिफरेंस जमा कराना पड़े गवर्नमेंट के पास। मान लेते हैं परचेज पे उसने 10 रुपये पे किया था और सेल पे उसने 20 रुपये कलेक्ट करा है, तो 20 में से 10 माइनस करके गवर्नमेंट को 10 रुपये जमा कराएगा। जो 10 रुपये उसने माइनस करा उसको हम बात कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम यहाँ पे बात करेंगे गुड्स की भी और सर्विसेज की भी। आपको पता ही है जीएसटी एक्ट दोनों पे एप्लीकेबल होता है, गुड्स पे भी सर्विसेज पे भी। गुड्स में हम बात करेंगे कैपिटल गुड्स की, इनपुट गुड्स की। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम बुक्स के अंदर कैपिटलाइज करते हैं। बुक्स मतलब जो हम अपनी बैलेंस शीट, परचेज बुक, सेल बुक, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर हम उसको कैपिटलाइज करते हैं। उन गुड्स को बोला जाता है कैपिटल गुड्स। इनपुट गुड्स वो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अदर देन कैपिटल गुड्स which are used or intended to be used in the course or furtherance of business। वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए काम आते हैं बेसिकली। कैपिटल गुड्स हाई वैल्यू गुड्स होते हैं बेसिकली। इनपुट गुड्स एज कंपेयर टू कैपिटल गुड्स द वैल्यू इज वेरी लो। गुड्स की अगर बात की है, मैंने आपको बताया दो तरह के गुड्स की हम बात करेंगे, कैपिटल और इनपुट गुड्स की। और सर्विसेज की बात करेंगे, जो सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जो सर्विसेज हम प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ कर रहे हैं या इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो कवर होगा इसके अंदर। स्टार्ट करता हूँ मैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं पहले आपको बताता हूँ पुराना सिस्टम क्या था। आपकी स्क्रीन पे पता लग रहा है आपको कि पुराना पहले सिस्टम क्या था इनडायरेक्ट टैक्स का, दैट इज लेविड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। क्रेडिट मैकेनिज्म was governed by the Senate Rules 2004, and they allow credit as per the rules of 2004। they allow credit of duty paid on both capital and input goods। वो पहले दोनों गुड्स पे क्रेडिट हमें मिल जाता था, सर्विसेज में मिल जाता था अक्रॉस द कंट्री। बट क्रेडिट मैकेनिज्म अंडर स्टेट, आपको पता है पहले स्टेट वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि स्टेट लेवल पे होता था। जब स्टेट लेवल पे वैट लगता था तो जो क्रेडिट होता था वो स्टेट के अंदर इनपुट हो या कैपिटल गुड्स की ट्रांजैक्शन हो, स्टेट के अंदर तो क्रेडिट मिल जाएगा कि अगर स्टेट के अंदर से परचेज किया और सेल किया क्रेडिट मिल जाएगा। अगर कहीं और से लेकर आए हो इस स्टेट के अंदर आप गुड्स, इनपुट्स, कैपिटल गुड्स कमिंग इन द स्टेट फ्रॉम अनदर स्टेट ऑन विच, जिस पे आपने सेंट्रल सेल टैक्स पे किया है, उस पर क्रेडिट आपको नहीं मिलता था। दैट रिजल्टेड इन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये पुरानी बात मैं कर रहा हूँ आपसे। अर्लियर क्या होता था, कैपिटल गुड्स, इनपुट गुड्स, सबका क्रेडिट आपको वैट के अंदर मिल जाता था। बट अपनी स्टेट से ही खरीदोगे बेचोगे तो क्रेडिट मिलेगा, किसी और स्टेट से खरीद के लाओगे तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता था। तो दैट discourage purchase from another states and also increase the cost of goods and services। But under GST Act, input tax credit is very important and it is considered as the lifeline for the GST। It provides seamless credit of goods services across the entire supply chain। सारी जगह कहीं से भी इंडिया में सामान खरीदो आप, आपको सारा क्रेडिट मिलेगा, एक्सेप्ट
like supply charge to tax under composition supply. composition supply छोड़ के, सप्लाई ऑफ एग्जाम्प्टेड गुड्स छोड़ के, जब एक गुड्स ही एग्जाम्प्टेड है तो उस पर कैसे मिलेगा क्रेडिट? कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं मिलेगा क्रेडिट आपको. इनफैक्ट जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, कलेक्शन ऑफ टैक्स एट ऑल पॉइंट ऑफ सप्लाई चेन आफ्टर क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड एट द अर्लियर पॉइंट. बेसिकली सिंपल सी बात है, ए से बी के पास सामान गया, बी से सी के पास गया, सी से डी के पास गया. ए ने जब परचेज किया उसने टैक्स पे किया, आगे बी से कलेक्ट कर लिया, तो डिफरेंस ऑल टुगेदर सारे पे करते रहेंगे. जो माइनस हो रहा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ट्रेड, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द बैरियर्स अमंग द स्टेट, कहीं किसी भी स्टेट से आपने सामान खरीदा है, इवन इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करा है, उसका क्रेडिट भी आपको मिलेगा. मतलब जीएसटी के अंदर क्रेडिट में कोई बेसिक कंडीशन नहीं है, जोग्राफिकल कंडीशन नहीं है बेसिकली, जैसे अर्लियर हमारे टैक्स के अंदर थी. तो आपको बेसिक पता लग गया कि पहले थोड़ा सा हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी, जिसकी वजह से जीएसटी के आने के बाद इन चीज़ों में बड़ा फ़र्क पड़ा है. आगे देखते हैं. ये बेसिक इंट्रो पार्ट हो गया इसका. देखिए हमने इसके अंदर कवर करना है चैप्टर 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जिसमें सेक्शन 16 से लेकर 21 तक सेक्शंस कवर हैं. इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स रूल्स 36 से लेकर 45 तक रूल्स कवर हैं इसके अंदर. सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट. सेक्शन 16 बताता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या कंडीशंस है एलिजिबिलिटी की, कि कब क्रेडिट देगा नहीं देगा वो. सबसे पहली कंडीशन एलिजिबिलिटी की है रजिस्ट्रेशन. अगर आपकी रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर है तो ही आप क्रेडिट की बात कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते. एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी चार्ज ऑन द परचेज. जो भी आपने सामान परचेज करा है उसका क्रेडिट तभी मिलेगा अगर आप रजिस्टर्ड होगे. अगर आप रजिस्टर्ड ही नहीं होगे तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो. सेकेंड पॉइंट एलिजिबिलिटी कंडीशन आती है गुड्स सर्विसेज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस. जिन गुड्स सर्विसेज टू बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, जिन चीज़ों के ऊपर आपने टैक्स पे करा है वो चीज़ें आपने अपने बिजनेस के अंदर यूज़ करनी है, अभी यूज़ करनी है या आगे यूज़ करनी है, उसका क्रेडिट मिल जाएगा. बट गुड्स जिनके ऊपर आपने टैक्स पे करा है और जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए आप यूज़ करोगे उनका क्रेडिट नहीं मिलेगा. और क्रेडिट आपका आईटीसी जो क्रेडिट होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट हो जाएगा. मैं रिपीट करता हूँ, जो सामान आप अब खरीद रहे हो और उस सामान को अगर अपने बिजनेस के लिए यूज़ करोगे तो क्रेडिट मिल जाएगा. जो सामान आप खरीद के ला रहे हो जिन पे टैक्स पे करा है जीएसटी आपने परचेज के टाइम पे, और वो सामान अगर आप नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. पहली कंडीशन रजिस्ट्रेशन है, दूसरा है कि सामान को बिजनेस के लिए यूज़ करना. ठीक है जी. नेक्स्ट कंडीशन आती है, हाँ ये हो गया. दो ही बेसिकली कंडीशन है एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अब कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी. वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 था, ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 है. ये बात करता है कंडीशन क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की कंडीशंस क्या है. सबसे अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन तो है कि जो आपने टैक्स पे करा है उसका बिल होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए. आपकी जो आपने टैक्स पे किया है, पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, जिस बेस पे आप कह रहे हो आपने टैक्स पे करा है इस सामान को खरीदते वक्त, तो उसका डॉक्यूमेंट आपकी पोजेशन में होना चाहिए, जिसको हम बेसिकली हम बोलते हैं इनवॉइस. इनवॉइस जो सप्लायर ने आपको दिया वो आपके पास होना चाहिए. इनवॉइस भी कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं उस पर कुछ चीज़ें लिखी हैं कुछ चीज़ें नहीं लिखी. इनवॉइस के ऊपर सारा कुछ मेंशन होना चाहिए. मैं आपको एक बार इनवॉइस चेक करा देता हूँ कैसा होता है, कैसा होगा इनवॉइस. ये देखिए आप, ये आपको देखिए इनवॉइस बेसिकली क्या है. ये हम जो इनवॉइस बनाते हैं सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग बनाते हैं.
CGST एक्ट के अकॉर्डिंग, एंड दैट इज एज पर रूल 46। ऊपर कंपनी का नाम आता है, सप्लायर का उसका एड्रेस आएगा, GST नंबर आएगा, उसका इनवॉइस नंबर आएगा, डेट आ जाएगी। जो ट्रांसपोर्टर है उसकी राइट साइड डिटेल आ जाएगी, ट्रांसपोर्टर का ईवे बिल नंबर, डेट ऑफ एंट्री, नेम ऑफ द ट्रांसपोर्टर, मोड, व्हीकल नंबर, ये सारा कुछ आएगा उसके अंदर। जिसको हम सामान भेज रहे हैं, जो परचेजर है और रिसीवर जिसको आप बोल सकते हो, उसकी डिटेल आ जाएगी, उसका नाम, पता, एड्रेस, स्टेट, फ़ोन नंबर, उसका ईमेल आईडी अगर है तो GST नंबर जरूर आना चाहिए। अगर आप दोनों में से किसी का भी, सेलर अपना लिखना भूल गया, परचेजर अपना GST लिखना भूल गया, तो बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। बेनिफिट तभी पास ऑन होगा जब टैक्स इनवॉइस सेक्शन 30 की फुलफिल करेगा सारी कंडीशन। कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के अंदर सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो आप सामान खरीद रहे हो उसकी HSN कोड, उसकी क्वांटिटी, उसका रेट, उसका अमाउंट, कितना CGST एक्ट टैक्स रेट है, कितना SGST है, वो मेंशन होना चाहिए। फ्रेट चार्जेस अगर हैं कुछ, वो सारे नीचे साइन होने चाहिए, सप्लायर की डिक्लेरेशन होनी चाहिए। ओके, ये है हमारा टैक्स इनवॉइस बेसिकली। अभी हम बात कर रहे थे पहली बात कि पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, कि आपकी पोजेशन में होना चाहिए जिस बेस पे आपने डॉक्यूमेंट, जिस बेस पे आप क्लेम करना चाहते हो क्रेडिट, उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास। ओके, ठीक है। कल को अगर पता लगता है कि आपके पास जो टैक्स पेड डॉक्यूमेंट है, आप जो डिमांड कर रहे हो वो फ्रॉड या विलफुल मिस स्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है, तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे ITC। कुछ भी उसमें गलत होगा, कल को प्रूव हो जाता है, तो दैट सिंपली डिस्क्लोज मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स या विलफुल डिफॉल्ट, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेकेंड कंडीशन फॉर टेकिंग द क्रेडिट is receipt of the goods services receipt of the goods and services or services. The registered person taking ITC must have received the goods. जो भी बंदा क्रेडिट लेना चाहता है वो रिसीव तो करेगा पहले अपनी फैक्ट्री में, अपने प्रेमिसेस में उस सामान को। अब इसमें पॉइंट आता है कि इसमें एक बिल्ड टू शिप मॉडल है, वो मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल के साथ। अभी हम बात ये कर रहे हैं कि सामान को आपने रिसीव करोगे अपने प्रेमिसेस में, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल अभी आपको देता हूँ बी पॉइंट का। नेक्स्ट आते हैं टैक्स लेविएबल ऑन सप्लाई एक्चुअली पे टू द गवर्नमेंट। जो टैक्स पे करके आए हो आप, वो टैक्स और गवर्नमेंट को पे हो जाना चाहिए, तभी क्रेडिट क्लेम कर पाओगे। रिटर्न फाइल करना एज पर सेक्शन 39। रजिस्टर्ड पर्सन टेकिंग द ITC मस्ट हैव फाइल्ड द रिटर्न। आपको सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करने पड़ेगी। अब पॉइंट था मेरा रिसिप्ट ऑफ द गुड्स सर्विसेज। रिसिप्ट, उसके ऊपर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक ट्रेडर है या कस्टमर है, उसने B से सामान मंगाया, सॉल्ट, ऑर्डर प्लेस करा B के पास, B ने सॉल्ट भेज दिया। A ने ऑर्डर प्लेस करा B के पास सॉल्ट के लिए। अभी सामान निकला नहीं था B के वहां से, A के पास C का ऑर्डर आ गया। C कहता मेरे को ये सेम क्वांटिटी, सेम सब कुछ चाहिए। अब A ने इंस्ट्रक्ट करा B को कि वो सामान आप C को डिलीवर कर दो। मैं यहां से बिल रेज कर देता हूं C के नाम पे, और वो सामान आप B को कहा, A ने B को कहा कि आप सामान C को डिलीवर कर दो, मैं यहां से बिल रेज कर देता हूं। इस सिचुएशन में सामान A के पास नहीं आया, बट दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज B। ये माना जाएगा डीम्ड हैज रिसीव्ड द गुड्स। इट हैज बीन डीम्ड दैट रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स। Goods are not physically received at the premises, but as per section 16 to subsection B that allow input tax credit of such goods to A। ये क्रेडिट मिलेगा A को। हम यहाँ कंडीशन अभी पढ़ रहे थे पीछे कि गुड्स रिसीव्ड होने चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन टेकिंग द क्रेडिट मस्ट हैव रिसीव्ड द गुड्स। तो यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा बेसिकली। अगर आप
किसी को इंस्ट्रक्ट करते हो ये सामान कहीं और पहुंचाने के लिए और सारी फॉर्मेलिटीज़ डॉक्यूमेंटेशन पूरे कर लेते हो तो क्रेडिट आपको मिल जाएगा बेसिकली। नेक्स्ट आता है, अभी हमने ये कर लिया, पोजेशन भी हो गया हमारा पॉइंट, रिसिप्ट हो गया एंड टैक्स लेविएबल। हाँ, नेक्स्ट आता है, ये हमने लास्ट किया ना डी, उसके बाद अब आता है, हाँ यहाँ देखिए ये उसी के पॉइंट्स हैं बेसिकली। अब आता है गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स। अगर आपने सामान लॉट्स में रिसीव करा तो आईटीसी कैन बी टेकन ओनली अपॉन द रिसिप्ट ऑफ द लास्ट लॉट। आखिरी लॉट जब आपके पास आएगा ना तभी आपको क्रेडिट मिलेगा, बिकॉज बिल तो एक बनेगा, एक बिल बना दिया, उस पर लिख दिया 5 लाख का, 5 लाख क्वांटिटी इस रेट पे इतना सामान है, बट सामान जो आ रहा है वो इंस्टॉलमेंट में आ रहा है। अब एक बिल बन गया, सामान इंस्टॉलमेंट्स में आ रहा है, तो सामान जब पूरा आ जाएगा तभी आप क्रेडिट ले सकते हो, अनटिल द रिसिप्ट ऑफ द लास्ट लॉट। जैसे ही लास्ट लॉट आएगा आपके पास तब आप क्रेडिट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट है पेमेंट फॉर द इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज। पेमेंट फॉर द इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज, 180 दिन के अंदर जब से बिल इशू हुआ है उसके 180 दिन के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। अगर पेमेंट नहीं होती तो कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट बाय द रजिस्टर्ड पर्सन वुड बी एडेड टू हिज आउटपुट लायबिलिटी। ऐसा है, आपके पास जब बिल आता है तो आप क्या करते हो, क्रेडिट ले लोगे फटाफट, आप फटाफट रिटर्न भरो, क्रेडिट ले लोगे, बात खत्म। बट अगर आपने पेमेंट ही नहीं करी, अगर पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया आपने और क्रेडिट आप ले चुके हो, तो जो आपने क्रेडिट लिया वो आपकी आउटपुट लायबिलिटी के अंदर ऐड हो जाएगा विद इंटरेस्ट 18%। अगर आपने पार्ट पेमेंट करी है तो प्रोपोर्शनेटली ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। इन केस पार्ट पेमेंट इज मेड ओनली प्रोपोर्शनेट क्रेडिट विल बी, जितना आपने पेमेंट कर दी उतना क्रेडिट आपको अलाउड होगा। इसकी एक्सेप्शंस हैं कि अगर सप्लायर ऑन विच अ टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, मतलब देयर इज अ सिचुएशन कि जहाँ पे 180 दिन वाली कंडीशन नहीं लगेगी, कि जब आपने रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करा है, डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, या एडिशन मेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर लाइबिलिटी, कोई एडिशन हुई है सप्लायर की लाइबिलिटी की वजह से। मैं आपको समझाता हूँ ये पॉइंट। आपको ये समझना है कि जब बिल इशू हुआ उसके 180 दिन के अंदर अगर पेमेंट हो गई तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, क्रेडिट मिलेगा। अगर पेमेंट नहीं मिली तो आपने जो क्रेडिट लिया वो आपकी आउटपुट लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में आपके लेजर में ऐड हो जाएगा और विद इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। 18% इंटरेस्ट है इस पर। और पार्ट पेमेंट करोगे तो प्रोपोर्शनेटली क्रेडिट अलाउड होगा, बाकी नहीं होगा। एक्सेप्शंस में जहाँ पे 180 दिन वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, वो एक्सेप्शंस क्या हैं, सप्लाईज ऑन विच रिवर्स चार्ज वाला केस हो गया, डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, जहाँ एडिशन हो रही है वैल्यू ऑफ सप्लाई में सप्लायर की लायबिलिटी की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लायबिलिटी। मैं आपको क्लियर करता हूँ, देखिए। कस्टमर है, कस्टमर नेम्ड XYZ लिमिटेड, वेंडर सप्लायर से सामान मशीन मंगाई है, मशीन आ गई XYZ के पास, बट मशीन में कोई टेक्निकली प्रॉब्लम थी, XYZ ने मशीन वेंडर को वापस कर दी और पेमेंट वेंडर की रोक ली कस्टमर ने, विद हेल्ड पेमेंट टिल द मशीन रेक्टिफाइड। जब तक मशीन ठीक नहीं हो जाती पेमेंट उन्होंने रोक ली कंपनी ने। इन दिस केस दिस इज कवर्ड अंडर एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन अप्लाई हो रही है बिकॉज यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी है, सप्लायर की लाइबिलिटी है। मैंने भी आपको बताया एडिशन मेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लाइबिलिटी। अगर सप्लायर्स की लाइबिलिटी की वजह से ये सिचुएशन ऐसी अराइज होती है तो 180 दिन वाली कंडीशन नहीं लगेगी इसके ऊपर। अब वेंडर मशीन को ठीक करके देगा कस्टमर को और उसके बाद कस्टमर उसकी पेमेंट रिलीज करेगा। तो इस प्रोसेस के अंदर, इस सिचुएशन में 180 दिन वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी बेसिकली। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कंडीशन आती है
डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट ITC नॉट अलाउड। सिंपल सी बात है, अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली टैक्स कंपोनेंट पे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ऐसा है, आप अगर कोई कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट में हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं एसेट्स पे, मशीन्स पे, इन पे, तो साइमल्टेनियसली जीएसटी लॉ के अंदर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ड्यूअल बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकते जीएसटी और इनकम टैक्स में। आप आइदर साइड जाओ, या तो आप डेप्रिसिएशन ऑन द टैक्स कंपोनेंट क्लेम करो, ठीक है ना, या आईटीसी क्लेम करो जो आपने सामान खरीदते वक्त टैक्स पे करा, दोनों में से एक ही चीज क्लेम कर सकते हो आप। ओके, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर कंडीशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। नेक्स्ट आता है टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। कब तक आप क्लेम कर सकते हो क्रेडिट? क्रेडिट क्लेम करने के लिए बेसिकली क्या है, हमारे पास ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की, मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर of succeeding financial year or due date of annual return, whichever is earlier. Time, there is an exception also. Time limit does not apply to re-availing the credit that has been reversed earlier. जब आप दोबारा से क्रेडिट क्लेम कर रहे हो जो रिवर्स हो चुका है, उसके ऊपर ये टाइम पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। टाइम पीरियड क्या है? ड्यू डेट ऑफ सितंबर, सितंबर की ड्यू डेट है 20 अक्टूबर, एनुअल रिटर्न फाइलिंग करने की 31 दिसंबर, जो दोनों में से पहले आएगी डेट, दैट इज द लास्ट डेट फॉर अवेलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज 20th अक्टूबर। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द क्रेडिट, टाइम लिमिट क्या है क्रेडिट अवेल करने की? सितंबर की जब ड्यू डेट आएगी रिटर्न फाइल करने की, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट आता है restriction on ITC in proportion of taxable supply and business purpose। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, ये बस ये बता रहा है आपको कि जितना टैक्सेबल सप्लाई बिजनेस पर्पस के लिए उतना प्रोपोर्शनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर किसी और पर्पस के लिए यूज करोगे दैट इज नॉन बिजनेस के लिए, तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ITC नॉट अलाउड ऑन सर्टेन सप्लाई, ITC कुछ ऐसी सप्लाईज हैं जिन पे मिलता ही नहीं है। ये दो पॉइंट आगे डिटेल में डिस्कस होंगे। नीचे बताता है सेक्शन 17। एक्चुअली ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ITC नॉट अलाउड ऑन सर्टेन सप्लाई एंड ITC ऑन प्रोपोर्शन टू टैक्सेबल सप्लाई, ये सेक्शन 17 के ही पार्ट है। इसको हम डिस्कस करते हैं, आप ये समझिए। नीचे बताता है सेक्शन 70 रिक्वायर अपोर्शनमेंट एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ ITC इन टू सिचुएशन एज ऑल्सो ब्लॉकिंग द ITC। मतलब ITC कुछ सिचुएशन पे आपको प्रोपोर्शनेट मिलेगा, रिस्ट्रिक्शन भी है वो फुलफिल करनी पड़ेगी, कई चीज़ों में ब्लॉक भी कर दिया, इन चीज़ों में मिलेगा ही नहीं क्रेडिट आपको। जैसे पहला पॉइंट आता है अपोर्शनमेंट ऑफ ITC, कैसे आप ITC को अपोर्शन करोगे, बांटोगे। पहला केस कहता है अगर गुड्स सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन ने पार्टली बिजनेस के लिए यूज़ किया, पार्टली किसी और पर्पज़ के लिए, तो आपको पता है कि पार्टली जो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करें उनका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, जो पार्टली किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करें उनका क्रेडिट बेसिकली नहीं मिलेगा। मैं रिपीट करता हूँ, अगर रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स या सर्विसेज को अपने बिजनेस के लिए यूज़ करेगा तो उसको बिजनेस का क्रेडिट मिल जाएगा, किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है गुड्स सर्विसेज यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर टैक्सेबल सप्लाई including zero rated supply, partly for exempted supply। zero rated, exempted, taxable supply, तो आपको पता ही है proportionate क्रेडिट मिलेगा आपको, पूरा क्रेडिट इसके अंदर भी नहीं मिलेगा आपको। दोनों सिचुएशन के अंदर फुल ITC नहीं क्लेम कर सकते, ओनली proportionate ITC is allowed in both the scenarios। गुड्स सर्विसेज पार्टली बिजनेस के लिए, पार्टली नॉन बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए मिलेगा। सिमिलरली जब गुड्स सर्विसेज पार्टली फॉर एग्जम्प्टेड सप्लाई यूज हो रहा है, जीरो रेटेड हो रहा है, पार्टली फॉर टैक्सेबल, तो टैक्सेबल सप्लाई और जीरो रेटेड के लिए आपको मिल जाएगा, एग्जम्प्टेड के लिए नहीं मिलेगा। टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड के लिए आप मिल जाएगा आपको, एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ओके, आगे आता है, ये देखिए जरा,
एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज़ का, उसने 50 पेयर्स ऑफ शूज़ अपने फ्रेंड को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए। तो जो आईटीसी उसने इनपुट खरीदा होगा, जो यूज़ होगा इस इन शूज़ को बनाने के लिए 50 पेयर को के लिए, तो वो नॉन बिजनेस के लिए यूज़ करे, उसने बिजनेस में तो नहीं यूज़ किए, उसने फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड को दे दिए अपने। तो उनका क्रेडिट 50 शूज़ के पेयर का क्रेडिट वो नहीं ले सकता जो परचेज पे उसने इनपुट टैक्स पे करा है। एक और एग्जांपल देखिए, एक मैन्युफैक्चरर है, अब मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है अलग अलग तरह के ए बी सी, बट जब भी वो ए बी सी प्रोडक्ट बनाता है उसमें कॉमन इनपुट एंड कॉमन इनपुट सर्विस यूज़ होती है। मतलब जो सामान है वो कॉमन तीनों में यूज़ होता है जब प्रोडक्ट बनाया जाता है। ए प्रोडक्ट जब बन के निकलता है तो उस पर 18% जीएसटी एप्लीकेबल है। बी प्रोडक्ट निल रेट, सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट बिना पेमेंट के, अंडर बॉन्ड आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। सी प्रोडक्ट ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है इनका, इस कंपनी का, मैन्युफैक्चरर का, और बिना टैक्स पे करें, अंडर बॉन्ड। आईटीसी इनपुट और इनपुट सर्विसेज का एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट बी बीइंग एन एग्जम्प्टेड गुड्स नॉट बी अवेलेबल, बी पे नहीं मिलेगा, बी का ऑलरेडी प्रोडक्ट जो बनने के बाद निल रेट है। तो आप क्रेडिट एडजस्ट कहाँ से करोगे जब आपका फाइनल प्रोडक्ट ही निल रेट पे है, जो आपने परचेज करा तो वो ख़त्म, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा बेसिकली। आगे देखिए क्या आता है। जो मैंने आपको बात बोली वो यहाँ पे लिखी हुई है कि दोनों ही सिचुएशन जो हमने पढ़ी हैं, आप दोनों का क्रेडिट प्रोपोर्शनेटली ले सकते हो। जो बिज़नेस के लिए यूज़ हो रही है चीज़ उसका क्रेडिट मिलेगा, जो बिज़नेस के लिए यूज़ नहीं हो रही चीज़ उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। और इवन नीचे जो सेकंड पॉइंट था कि गुड्स पार्टली यूज़ हो रहे हैं एग्जम्प्टेड टैक्सेबल जीरो रेटेड के लिए, जीरो रेटेड मिल जाएगा, टैक्सेबल मिल जाएगा, एग्जम्प्टेड के लिए नहीं मिलेगा। आपको ये चीज़ें थोड़ी सी पता लग गई होंगी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या, क्या क्या सेक्शन है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी हमने इसमें कवर कर ली, कंडीशंस कवर कर ली इसके अंदर हमने, और हमने इसके अंदर कवर कर लिया आपका कंडीशन कवर कर ली, एलिजिबिलिटीज़ कवर कर ली, सिचुएशंस, मतलब सारे हमने डिस्कस कर लिए पॉइंट्स, क्या क्या कंडीशंस है और कैसे कैसे हम क्रेडिट हमें कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, किन किन चीज़ों में मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ तक अभी ये करना, एक बार रीड गो थ्रू होना, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी आगे कैरी करते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंकिंग यू।